Hello, good morning students. Welcome once again to our study channel, Dream Touch Online Classes. This video is quite different than the earlier videos we have uploaded. इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पेपर डिस्कस करूँगा. Actually, it's a kind of model paper. There are 15 questions excluding the comprehension part. Comprehension part को मैंने शामिल नहीं किया इसमें. There are only 15 questions here. We will discuss the questions based on the grammatical part and the vocab also. There are 5 questions based on error finding. So, let's start discussing the paper. Here is the first question of this paper. First question यहाँ पे दिया हुआ है. Pick out the most suitable word to fill in the blank. ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने, उनमें से कोई एक आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो मोस्ट सूटेबल होगा इस ब्लैंक में, इस स्पेस में फिलअप करने के लिए. ठीक है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डॉकेट्स सेट द हाउस ब्लैंक फायर. देखिए क्या आना चाहिए, टू, इन, ऑन और फॉर. डकेट्स जो थे, डकैतों ने घर को आग लगा दी. सेंस क्या निकल रहा है इसका, आग लगाना. तो सेट ऑन फायर होता है स्टूडेंट्स, आग लगाने के लिए यूज होता है सेट ऑन फायर. ठीक है, सेट ऑन फायर. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट. द डकेट्स सेट द हाउस ऑन फायर. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द सेकंड क्वेश्चन इज मे शी डेज लॉन्ग. क्या आएगा, वर्ब इसमें भरनी है अपने को. वर्ब फॉर्म सुटेबल जो रहेगी वो हमें चुननी है. वर्ब फॉर्म्स यहाँ पे दी हुई लिव्स, लिव, लिव्ड और लिविंग. कौन सी फॉर्म इनमें से सुटेबल रहेगी. देखिए मे से सेंटेंस शुरू हो रहा है, सेंटेंस के लास्ट में, एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे दिया हुआ है. दैट मीन्स दिस इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई विश या फिर ब्लेश एक्सेट्रा होता है. ऐसे सेंटेंसेज में मे के साथ में क्या होता है, ओनली V1 और यू कैन से बेस फॉर्म इज यूज. बेस फॉर्म यूज्ड होती है ऐसी स्थिति में, मे प्लस बेस फॉर्म. तो बेस फॉर्म मे के साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगी, लीव्स नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि लीव्स जब मॉडल मे का यूज हो गया उस स्थिति में लीव के साथ में ऐसे ही तो वैसे ही नहीं लगना था. वो तो मेन वर्ब के रूप में जब लीव आती है उस स्थिति में लगता है जब उसके साथ में कोई भी एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं दी हुई हो, तो लीव्स होगा नहीं. ठीक है, मे के साथ में यहाँ पे बेस फॉर्म लीव का इस्तेमाल हो जाएगा. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए ब्लैंक दिया हुआ है शुरुआत में, उसके बाद में ही इज पुअर कॉमा ही इज हैप्पी. देखिए कौन सा कंजंक्शन यहाँ पे सही होगा इनमें से जो दिए हुए उनमें से, ऑल्दो या फिर येट या डेस्पाइट या अनलेस. देखिए ध्यान दीजिए, येट जो होता है वो ऑल्दो या दो के साथ में यूज होता है, ये इसके जोड़े के रूप में है. ठीक है, तो ये इसका दूसरा पार्ट होता है इस पेयर का, और ये सेंटेंस के बीच में आता. अगर येट यहाँ पे यूज करना होता तो जो कोमा दी गई है बीच में, दोनों क्लॉजेज के बीच में, ये वहाँ पे सुटेबल होता. अब ब्लैंक जो दिया हुआ है वो सेंटेंस की शुरुआत में दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में येट जो है शुरू में आ नहीं सकता. ठीक है, अब बात करते हैं डेस्पाइट की. ठीक है, डेस्पाइट जो है, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद. क्या अर्थ होता है डेस्पाइट का,
के बावजूद, ठीक है, के बावजूद, ठीक है। अब डिस्पाइट जो है वो भी इसमें आ सकता है, लेकिन फिर इसकी स्ट्रक्चर बदलती। डिस्पाइट का यूज अगर इसमें किया जाए तो ये सेंटेंस हो जाता डिस्पाइट बीइंग पुअर, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज हैप्पी, कि पुअर होने के बावजूद भी वो खुश है। तो हो सकता था, लेकिन ही इज यहाँ पे दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डिस्पाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। अनलेस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। देखिए डी जो ऑप्शन है अनलेस, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, ठीक है। तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है, इलॉजिकल हो जाएगा सेंटेंस। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। ऑप्शन ए जो है वही यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और ऑप्शन ए क्या है? ऑल्दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ऑल्दो का यूज होगा, इजी सा सेंटेंस था। नेक्स्ट सेंटेंस इज पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? एक ही वर्ड की 4 अलग अलग स्पेलिंग लिखी हुई है, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपको चुननी है। तो सेपरेट ये वर्ड है, सेपरेट, ठीक है। सेपरेट जो है इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, चेक करिए, देखें। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। सेपरेट की करेक्ट स्पेलिंग है जो ऑप्शन ए में दी हुई है, ठीक है, SEPARATE, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। तो बाकी 3 यहाँ पे रॉन्गली स्पेल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे अपने। तो क्वेश्चन नंबर 5, लुक आफ्टर मीन्स, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। वर्ब के साथ में प्रीपर्सन जुड़ी हुई है, दैट मीन्स इट इज अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के रूप में लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? क्या होता है? बिवे, बिवे का मतलब होता है सावधान। डेटेरियरेट, एक्चुअली ये डेटेरियरेट स्पेलिंग यहाँ पे मिस स्पेल्ड है, ये डिटेरियरेट होता है, इसमें RIO आना चाहिए था, इसमें जो मिस स्पेल्ड है। तो ये इसका ऑप्शन वैसे भी सही नहीं है। डिटेरियरेट मतलब होता है बिगाड़ना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे बिगाड़ने का अर्थ भी नहीं देता है लुक आफ्टर जो है, बिवेयर का अर्थ भी नहीं निकल रहा है। तो फिर बचता है सर्च फॉर। सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना। सर्च फॉर के लिए अगर यूज होता तो ये होता लुक फॉर, ठीक है। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, मतलब तुम क्या देख रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो। तो लुक फॉर अगर होता तो ये सर्च फॉर ऑप्शन इसका सही होता है। यहाँ पे लुक फॉर की बजाय लुक आफ्टर है, और लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, ठीक है, देखभाल करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले पार्ट में। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन इट, कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से वो पार्ट चुनना है ABCD में से जिसमें कोई एरर हो। चूज नो एरर, दैट मीन्स डी, इफ ऑल द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस आर एररलेस, कि अगर सभी पार्ट्स आपको लगता है कि एररलेस हैं, इनमें कोई एरर नहीं है, तीनों पार्ट्स में कोई एरर नहीं है A, B या C में से, तो फिर आपको ऑप्शन डी, दैट मीन्स नो एरर आपको चुनना है, ठीक है। तो एरर फाइंडिंग के ये क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यू आर ए स्टूपिड बॉय, ये ए पार्ट है। हु नो डिफरेंस बिटवीन, ये बी पार्ट है। ए पॉनी एंड ए गॉट, ये सी पार्ट है। पूरा प्रॉपर सेंटेंस ये इस तरह से है, पूरा करें इसको सेंटेंस को। तो यू आर ए स्टूपिड बॉय हु नो डिफरेंस बिटवीन ए पॉनी एंड ए गॉट, ठीक है। क्या लग रहा है कौन से पार्ट में एरर है, उसको चुनिए। अगर एरर नहीं है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये एररलेस सेंटेंस हो, और उस स्थिति में हम इसका ऑप्शन कौन सा सही मानेंगे? नो एरर, डी। देखिए यू आर ए स्टूपिड बॉय, पार्ट ए को देखते हैं। यू के साथ में आर का यूज हुआ है, करेक्ट है। ए स्टूपिड बॉय, ये भी हो सकता है, ठीक है। यू आर ए स्टूपिड बॉय, कोई गलती नहीं है। ए के साथ में बॉय सिंगुलर है, तो उसके साथ में ए का यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए पार्ट में कोई अपने को नहीं लग रहा है किसी तरह का एरर जो है। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी में। हु नो डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। इसमें देखते हैं अपने हु यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है।
नो इसके लिए वर्ब आई है, जो सब्जेक्ट के रूप में हुआ है उसी के लिए, ठीक है। नो डिफरेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन यहाँ पे प्रीपर्सन के रूप में है, ठीक है। आगे देखते हैं, एपोनी एंड ए गॉट, ठीक है। बिटवीन एपोनी एंड ए गॉट, तो बिटवीन के साथ में एंड का यूज होता है, ठीक है, जो कि आगे हुआ है बिटवीन एंड, ठीक है। बिटवीन के साथ में अगर यूज होना हो पेयर के रूप में तो एंड का यूज होता है, जो आगे हुआ है। एपोनी, ए गॉट, दोनों तरफ सिंगुलर सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ रहे हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ठीक है। तो सी पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब बी पार्ट को दोबारा देखते हैं अपने। बी पार्ट में क्या था, हु नो, नो डिफरेंस। देखिए यहाँ पे नो जो वर्ब आई है किसके अकॉर्डिंग आई है, हु के अकॉर्डिंग, हु के अकॉर्डिंग आई है, तो हु किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। हु का एंटीसीडेंट कौन है यहाँ पे, ये कंजंक्शन, ये रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। तो हु किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, स्टूपिड बॉय, बॉय के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और बॉय क्या है, सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है, दैट मीन्स हु इज ऑल्सो सिंगुलर हियर, हु भी यहाँ पे सिंगुलर है। हु अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो नो यहाँ पे यूज हो रही है वो सिंगुलर की यूज होगी, दैट मीन्स इट विल बी नोज, है ना। हु नोज नो डिफरेंस, ठीक है, नो की बजाय एस लगना चाहिए, इसमें नोज होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया पार्ट बी इज एरनियस, कि पार्ट बी जो है उसमें एरर है यहाँ पे, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन इज अनिल along with his friends have gone to watch a movie in a North Mumbai theater। देखिए क्या है, अनिल along with his friends, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। have gone to watch a movie, अब देखिए have वर्ब आई है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आ रही है, ध्यान दीजिए, सीधा सा मैं बता देता हूँ किस रूल पे ये आधारित है, कि अगर कोई नाउन नाउन्स प्रोनाउंस आपस में along with, टुगेदर विद, एज वेल एज, ठीक है, एंड नॉट, ठीक है, एक्सेट्रा, ये जो कंजक्शंस हैं इनसे जुड़े हुए हों, तो उस स्थिति में जो वर्ब का इस्तेमाल होता है वो पहले सब्जेक्ट मतलब पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो पहला नाउन या प्रोनाउन क्या यहाँ पे अनिल है, तो अनिल के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, न कि फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम सोचें तो हैव यहाँ पे सही लग रहा है हमें, लेकिन वर्ब जो आनी है इसमें क्या रूल काम कर रहा है, अलोंग विद से जुड़े हुए हैं ये, तो इस स्थिति में अनिल के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, दैट मीन्स हैव इज इनकरेक्ट हियर, द करेक्ट सेंटेंस विल बी अनिल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैज गॉन टू वॉच ए मूवी, ठीक है, हैज आएगा हैव की जगह, तो बी पार्ट में इसमें दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लेते हैं। 8th क्वेश्चन इज ऑफ द टू बुक्स आई चूज द वन विच इज द लेस्ट एक्सपेंसिव। देखिए क्या है, ऑफ द टू बुक्स, आपको याद आ गया होगा, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है। ऑफ द टू का स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसके साथ में अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आ रहा है तो वो जो डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री में होना चाहिए। पहली चीज़ तो कि उस कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ में आर्टिकल द का यूज होगा, और दूसरी बात सुपरलेटिव की फॉर्म नहीं आएगी, कंपेरेटिव की फॉर्म आती है। ये दोनों बातें हमें याद होनी चाहिए। तो ऑफ द टू बुक्स आई चूज द वन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, विच इज़ द लिस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। दिक्कत कहाँ है, लिस्ट का यूज हुआ है। लिस्ट जो है ये कौन सी डिग्री है, लिस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, किसकी, लिटिल की, ठीक है। तो लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री यहाँ पे आनी चाहिए थी, जो क्या होती है, लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री के रूप में हम लिखेंगे लेस, ठीक है। लेस का यूज होगा यहाँ पे, द का यूज यहाँ पे सही है क्योंकि ऑफ द टू की स्ट्रक्चर बन रही है, तो द का यूज कंपेरेटिव डिग्री के साथ में भी होता है जब ऑफ द टू से सेंटेंस शुरू हो रहा हो या ऑफ द टू की स्ट्रक्चर कहीं पे भी बन रही हो, ठीक है। अब क्या यूज होगा, लेस यूज होगा, लेस एक्सपेंसिव, लिस्ट एक्सपेंसिव की बजाय, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना, लेसर यूज नहीं होगा, ठीक है। लेसर का यूज गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि लेसर का मतलब गुणों में, ठीक है, एक्सेट्रा में, गुण एक्सेट्रा में तुच्छ होना, कम होने की स्थिति में यूज होता है। यहाँ पे अमाउंट किसी चीज़ की कम है
तो उस स्थिति में लेस का ही यूज होगा, न कि लेसर का। ठीक है, समझ गए होंगे। तो लीस्ट एक्सपेंसिव यहाँ पे गलत है, दैट मीन्स सी पार्ट इज एरनियस, सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस फॉर द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। क्या सेंटेंस है देखो, हार्डली हैड आई लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। द हाउस, लेफ्ट द हाउस मतलब घर को छोड़ा, फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए मतलब ऑफिस जाने के लिए घर से निकला। देन इट बिगेन टू रेन कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, इट बिगेन, हैड लेफ्ट, बिगेन एक तरफ आ रहा है, परफेक्ट टेंस दूसरी तरफ आ रहा है, एक तरफ पास्ट परफेक्ट है तो दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है ये भी। अब बात हम करते हैं हार्डली के साथ में, हार्डली, स्केर्सली, ये जहाँ पे यूज होते हैं वहाँ पे इनके साथ में जो पेयर बनता है इनका वो बनता है व्हेन। क्या बनता है? व्हेन। हार्डली, स्केर्सली एक्सेट्रा के साथ में जो पेयर बनता है कंजंक्शन का उसमें जुड़ेगा व्हेन। ठीक है, और जो देन यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे रॉन्ग है, और देन की बजाय एक देन और होता है THAN। ये देन किसका पेयर बनता है? नो सूनर का। ठीक है, नो सूनर डिड, नो सूनर डिड जहाँ कहीं आता है उसके साथ में ये देन आता है THAN, वहाँ पे भी THEN नहीं आता, ध्यान देना। तो नो सूनर से सेंटेंस शुरू हो रहा हो तो देन का यूज होता, इस देन का। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस जो शुरू हो रहा है वो हार्डली से शुरू हो रहा है तो इसके साथ में कौन सा पेयर आएगा? हार्डली के साथ में यूज होता है व्हेन का, तो यहाँ पे सही होता व्हेन, जबकि दिया हुआ क्या है? देन दिया हुआ है, तो देन यहाँ पे गलत है, इसकी जगह व्हेन आएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन के लिए दिया होता है। हार्डली के साथ में अगला देन या देन दे देता है, और नो सूनर के साथ में वो क्या करता है? व्हेन दे देता है, जो दोनों ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि नो सूनर से जो सेंटेंस शुरू हो रहा ना तो उसमें सून की कंपेरेटिव डिग्री होती है सूनर। ठीक है, और जहाँ कहीं कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है वहाँ पे किसका यूज करते हैं हम? देन का। ठीक है, तो ये जो देन है ना इसको जोड़ के देखो आप इस ER के साथ में कि सून में सूनर कंपेरेटिव डिग्री के साथ में ये देन आना चाहिए, तो जहाँ पे नो सूनर आए वहाँ पे देन आएगा। ये बात आपको याद रह जाएगी, तो फिर हार्डली स्केर्सली वाली बात अपने आप ही याद हो गई, क्योंकि इसमें देन या देन नहीं आके व्हेन आता है। ठीक है, हो गई बात क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड ही, वेयर इज द एरर? एरर कहाँ है? ध्यान दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ये। देयर इज, देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इज आ सकता है इसके साथ में। नो डिफरेंस बिटवीन, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बिटवीन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ठीक है, बिटवीन प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन के साथ में यू एंड ही इनका यूज हुआ है प्रीपोजिशन के बाद में, दैट मीन्स ये प्रीपर्सनल ऑब्जेक्ट्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वो किस फॉर्म में यूज होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होना चाहिए। प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए प्रीपर्सन के बाद में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे यू जो है ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होती है इसकी, दैट मीन्स प्रीपर्सन के बाद में ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। लेकिन ही जो है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ क्या है? ही दिया हुआ है, तो ही यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है जो कि गलत है, तो ही यहाँ पे एरर है। अगला देखिए, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेम। ये जो दिया हुआ है, ये फ्रेज दी हुई है, इसके साथ में इसके लिए वन वर्ड का यूज करना इसके लिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है? वन हु हेट्स मैरिज। ठीक है, जो मैरिज से हेट करता, नफरत करता, शादी से जो नफरत करता। पिछले वीडियोज अगर आपने देखे हैं तो डेफिनेटली ये वोकेबुलरी लगभग उसी में से मैंने उठाई है, और डेफिनेटली आपको ये चीज़ें इजीली याद होंगी। देखिए क्या है, वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करने वाला उसको क्या कहते हैं? देखो, एक दिया हुआ मिसोगाइनिस्ट, पहला जो ए है उसमें लिखा हुआ मिसोगाइनिस्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था मिसो का मतलब होता है मिसिन, ये एक वर्ड है मिसिन, उससे लिया हुआ है, और मिसिन का मतलब होता है हेट, नफरत करना। ठीक है, घृणा करना। अब मिसिन से बना है मिसो, तो मिसोगाइनिस्ट। अब मिसो मतलब नफरत करने वाला जरूर होता है, लेकिन गाइनिस्ट, गाइन शब्द जो है वो स्त्री के लिए यूज होता है, तो मिसोगाइनिस्ट का मतलब हो गया स्त्री द्वेषी, मतलब स्त्रियों से नफरत करने वाला। ठीक है,
तो ये तो हो गया स्त्रियों से नफरत करने वाला। यहाँ पे हमने पूछा क्या है, शादी से नफरत करने वाला, तो ये तो गलत है। फिर फिलेंथ्रोपिस्ट दिया हुआ यहाँ पे, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है बेनिफेक्टर या फिर परोपकारी, जो दूसरों का भला करने की सोचता है, उसको कहते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट भी यहाँ पे गलत है। फिर है फिलोगेमिस्ट। फिलोगेमिस्ट जब आपको पढ़ाया था, ये गेमी से बनने वाले जो नाउन्स हैं, गेमी से बनने वाले नाउन्स या एडजेक्टिव्स जो भी हैं, जो वोके में हमने पढ़े थे, इन शब्दों में फिलो शब्द मैंने आपको बताया था, फिलो का मतलब होता है लव, ठीक है, प्यार करना किसी चीज से, उसके लिए फिलो शब्द जुड़ता है। तो फिलोगेमिस्ट का मतलब शादी से प्यार करने वाला। पूछा क्या है, नफरत करने वाला, तो अगला वर्ड देखिए आप, डी जो है मिसोगेमिस्ट। मिसोगेमिस्ट और मिसोगाइनिस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का ही मतलब निकलता नफरत करने वाला, लेकिन गाइनिस्ट का मतलब होता है स्त्री से नफरत करने वाला, औरत जाति से नफरत करने वाला, और मिसोगेमिस्ट, गेमी का मतलब होता है शादी, तो मिसोगेमिस्ट का मतलब शादी से, विवाह से नफरत करने वाला व्यक्ति मिसोगेमिस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th वन इज टू स्पिल द बीन्स मीन्स, कि ये इडियम दी हुई है यहाँ पे आपको, टू स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, क्या है, देखो पढ़ा था हमने स्पिल द बीन्स, आपको इसके पीछे की स्टोरी बताई थी, और इजीली आपको स्टोरी अगर याद है तो उसके माध्यम से ये जरूर आपको याद होगी। क्या स्टोरी बताई थी कि पुराने समय में जब वोटिंग होती थी तो 2 बॉक्सेज रख दिए जाते, जो कैनिस्टर होते वो रख दिए जाते, और कोई कैनिस्टर 2 या 1 जैसे भी है, उस कैनिस्टर के अंदर क्या करते, अगर उस कैंडिडेट को चुनना है उसके लिए तो क्या करते थे, वाइट वाले जो बीन्स होते, दाने होते, वो डाल देते, और जिसको नहीं चुनना है उसके लिए ब्लैक वाले। अब कई बार क्या होता है, उनमें से कोई शरारती आदमी जो है उसको कैनिस्टर को गिरा देता, तो वो सारे के सारे बीन्स जो हैं, जो दाने हैं, वो बिखर जाते, और सबके सामने आ जाता कि कितने दाने वाइट हैं, कितने ब्लैक हैं। तो पहले ही वो वोटिंग जो है वो पूरी होने से पहले ही वो सीक्रेट जो है, वो रहस्य जो उजागर हो जाता कि किसकी जीत होने वाली है। तो वहाँ से ये लिया गया टू स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब हो गया, अब देखिए इसमें जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, टू स्पॉइल द थिंग्स, चीज़ों को बिगाड़ना, नहीं, बिगाड़ना से मतलब नहीं होता इसका। टू चूज ग्रेन्स, या अनाज चुनना, अनाज के दाने चुनना, इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये तो सीधा सीधा इसका मतलब, अगर कोई अर्थ निकाले इसका तो उस हिसाब से कोई कन्फ्यूज होकर सोच सकता है, अदरवाइज इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है इससे। टू रिवील ए सीक्रेट, यही इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, सी। टू रिवील ए सीक्रेट, कोई रहस्य उद्घाटन कर देना, कोई गुप्त बात है उसको सामने ला देना, उजागर कर देना, यही इसका सेंस होता है, मतलब होता है। डी क्या है, टू एंड्योर पेन, ठीक है, दर्द सहन करना, टू एंड्योर पेन। उसके लिए तो क्या बताया था मैंने आपको, कौन सी इडियम थी दर्द सहन करने के लिए, ठीक है भाई, डिफ़िकल्ट टास्क या कोई दर्द या कोई डिफ़िकल्ट जो कह सकते हैं ना परिस्थिति को सहन करना, उसके लिए यूज होता है टू बाइट द बुलेट, टू बाइट द बुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये नहीं होगा, सी होगा इसका सही जो ऑप्शन है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 इज चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया हुआ उसको प्रॉपर एंटोनिम चुनना अपने को। क्या है देखो, रेटिसेंट जो वर्ड दिया हुआ है वो बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही जनरल सा वर्ड है, और शायद आपको सभी को जो तैयारी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली ये याद होगा। और अपने वोकेब पार्ट में जो वोकेब जुगाड़ के माध्यम से हमने वीडियो बनाया उसमें आपको ये देखने को मिला, और डेफिनेटली आपको याद भी होगा, ठीक है। तो देखिए क्या है रेटिसेंट, क्या होता है रेटिसेंट, पढ़ा था हमने, रेति शांत, है ना, इस तरह से जुगाड़ करके, मतलब जो शांत रहने वाला व्यक्ति होता है, मतलब कम बोलने वाला होता है, उसको कहते हैं रेटिसेंट। तो इसका एंटोनिम मतलब ऑपोजिट पूछा हमें, क्या होगा, काम, ए जो दिया हुआ काम, ए का मतलब, काम का मतलब तो हो गया शांत, मतलब इसका तो सिनोनिम तो हो सकता है, ये एंटोनिम पूछा है। अगला है गेरुलस, ठीक है, क्या अर्थ होता है गेरुलस का, उससे पहले हम देखते हैं हॉटी। हॉटी का मतलब होता है घमंडी, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पेंसिव, पेंसिव आपने पढ़ा होगा, पेनसिव, शिव जी पेन लेकर बैठे हुए हों, मतलब गंभीर मुद्रा में, कोई विचार मग्न मुद्रा में हो तो उसको पेंसिव कहते हैं, तो पेंसिव भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा फिर इसमें, जो ऑप्शन बी है यही इसका सही आंसर होगा, गेरुलस। गेरुलस मतलब बातूनी, बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, और इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी, गेरुलस को गर्ल्स, ठीक है, से साउंड मैच करके देखो, उससे याद रखो, गर्ल्स जो हैं बातूनी होती हैं, गर्ल्स बातूनी होती हैं, इस बात से इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक अपने को मिल सकती है। तो गेरुलस इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा रेटिसेंट का। रेटिसेंट का मतलब होता है शांत रहने वाला, कम बोलने वाला, गेरुलस का मतलब होता है बातूनी,
ठीक है, तो यही इसका ऑपोजिट हो जाएगा, बातूनी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने 14th क्वेश्चन। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है इसको। इट इज़ टाइम टू फिनिश द वर्क। ठीक है, इट इज़ टाइम, ये वाले जो सेंटेंसेज होते हैं इनको जब पैसिव वॉइस में बनाना होता है तो वापस इट इज़ टाइम से वापस शुरू हो जाता है सेंटेंस, फोर लगता है उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट आगे दिया हुआ है उसको हम लेके आते हैं और टू बी, ठीक है, टू बी, टू इन्फिनेटिव लगा के टू के आगे टू बी और वर्ब जो दी हुई होती है उसकी थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन दिया हुआ इट इज़ टाइम टू बी फिनिश्ड बाय द, ठीक है, तो इसमें फोर वाली स्ट्रक्चर नहीं बनी है। आगे देखो इट इज़ टाइम टू बी फिनिश्ड द वर्क, ये भी नहीं होगा। फिर आगे देखो इट इज़ टाइम फॉर द वर्क टू फिनिश, इसमें ठीक है, इट इज़ टाइम यहाँ तक ठीक है, फोर ये भी ठीक है, फोर लग जाएगा आगे। फॉर द वर्क ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी ठीक है। टू बी आना चाहिए था जो इसमें नहीं आया, तो टू बी होना चाहिए था, वो नहीं आया, और आगे भी फिनिश ही लिखा हुआ है केवल, ये भी गलत है। तो अगला देखिए इट इज़ टाइम फॉर द वर्क, इट इज़ टाइम ठीक है, प्लस फोर ये भी ठीक है, द वर्क ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ये भी ठीक है, टू बी प्लस V3, तो V3 फिनिश्ड यहाँ पे आ गया, मतलब डी ऑप्शन जो है इसमें एब्सोल्युटली करेक्ट है इसकी पैसिव वॉइस के रूप में। ठीक है, ये भी समझ गए। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को। द ओल्ड मैन सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम। बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही मतलब साधारण सा सेंटेंस मैंने लिया है, बहुत बार शायद आपके सामने आया होगा, लेकिन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। जिस किसी ने थोड़ा सा ध्यान से इसको नहीं हल किया वो इसको गलत वाले ऑप्शन को चुन के आएगा। क्या है देखें, द ओल्ड मैन सेड टू मी व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट से वाक्य शुरू हो रहा है, लास्ट में इंट्रोगेशन का मार्क लगाया हुआ है, दैट मीन्स इट इज़ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तो क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड का यूज होगा, तो एक ऑप्शन जिसमें टोल्ड दिया हुआ है, ठीक है, जिस ऑप्शन में टोल्ड लिखा हुआ है वो वाला तो वैसे ही काट दो चाहे। ठीक है, बचे तीन, ये जो तीन ऑप्शन बचे हुए हैं इनको देखते हैं। एक को देखते हैं, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर नेम। अब इसमें क्या किया हुआ है, व्हाट इज़ योर नेम को ऐसे का ऐसे ही वापस लिख दिया, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर सी में आते हैं, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी यहाँ तक ठीक है। व्हाट वाज माय नेम, ठीक है, व्हाट इज़ का व्हाट वाज हो गया, लेकिन ध्यान ये देना है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो असर्टिव में बदलने का मतलब ये हो जाता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद में वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए वर्ब पहले लिख दी और सब्जेक्ट बाद में लिख दिया। और अब हम डी पे चलते हैं, देखिए इसमें क्या है, द ओल्ड मैन आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। इसमें देखिए व्हाट कनेक्टिव बन रहा है, सही है, माय नेम ये पहले आएगा और वाज वर्ब जो है ये बाद में आएगी। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है इसकी जो इनडायरेक्ट स्पीच है ऊपर दिए हुए सेंटेंस की उसके रूप में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 15 क्वेश्चंस। आगे के मैंने कंप्रेंशन पार्ट के क्वेश्चंस इसमें शामिल नहीं किए, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। हम अलग से कंप्रेंशन पार्ट का कोई वीडियो बना के उसको डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को आप खुद देखिए, साथ साथ इसके जो हम हल कर रहे हैं क्वेश्चंस उन पे आप अपना दिमाग लगा के चेक करिए कि कितने क्वेश्चंस आप हल कर सकते थे बिना बताए। और इसी तरह का वीडियो जो है अगले वीडियोस में, कुछ एक वीडियोस के बाद में मैं लाइव क्लास के रूप में आपके सामने इसी तरह का पेपर लेकर आऊँगा, जिसमें आपको साथ साथ उस पेपर को हल करना है और उस समय लाइव रहते हुए आपके जो मैसेजेस हैं उनके माध्यम से मेरे पास में आंसर्स आते रहने चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने पहले से आपको वीडियो ये भेजा है इस तरह से अपलोड करके। और नेक्स्ट अपना जो वीडियो इस तरह से रहेगा उसमें अपने कोशिश करेंगे एक लाइव क्लास के रूप में उस पेपर को डिस्कस करने की, जिसमें साथ में आपके कमेंट्स भी आते रहें ताकि पता चलता रहे कि आप अपने आप उस पेपर को हल कर सकते थे, उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को या पेपर को हल कर सकते थे या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको सूचना मिल जाए उस वीडियो की। और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना न भूलें, अपने चैनल के बारे में जानकारी देना न भूलें। और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल है वो तैयार करके आपको प्रोवाइड करवाने की, चाहे तो वो वोकेब से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, चाहे तो वो आपका पेपर हो, पेपर को डिस्कस करना हो, चाहे वो पढ़ाने की बात हो किसी टॉपिक को, सभी चीज़ों पे काम कर रहे हैं और लगातार आपसे जुड़े रहने की कोशिश है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक